ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और आपके साथ मैं हूं श्रुतिका जायसवाल। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। नवागत जिलाधिकारी पंकज कुमार ने संभाला पदभार। शहर में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना होगी पहली प्राथमिकता। दुल्हे का डांस का शौक बना दुल्हन की नाराजगी का कारण। दुल्हन ने किया विवाह से इनकार, घराती और बारातियों में हुई तकरार। पेठा व्यवसायियों के झूठे शपथ पत्र को लेकर प्रशासन गंभीर। आवंटित भूमि के दुरुपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई। और एमजी रोड पर सत्ताधारी पार्टी के विज्ञापनों की भरमार। कई दिग्गजों को भेजा निगम ने नोटिस, होगी कड़ी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी ने संभाला पदभार। पदभार संभालने के तुरंत बाद वो मीडिया से रूबरू हुए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। शासन द्वारा किए गए तबादले के बाद नवागत जिलाधिकारी पंकज कुमार आगरा पहुंच गए। उन्होंने जिला कोषागार पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। पंकज कुमार वर्ष 2002 के आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले सीतापुर के डीएम थे। आगरा आने पर जिले के अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और जिले की स्थितियों से वाकिफ कराया। नवागत डीएम ने बताया कि बतौर डीएम ये उनकी 6वीं पोस्टिंग है और वो आगरा वासियों को उनके अनुभव का भरपूर लाभ देंगे। आगरा में जो शासन की प्राथमिकता है उन पर ध्यान दिया जाएगा और जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ के बाद आगरा आपका टूरिज्म कैपिटल है हमारे स्टेट का इन लॉट ऑफ वेज। वन ऑफ दोज सिटीज जहाँ पे 3 एएसआई स्ट्रक्चर्स भी हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। सिर्फ टूरिज्म की अगर बात करें तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी पर्यटक हमारे आ रहा है, स्पेशली जो पर्यटक बाहर से आ रहा है, एक 3 तरह के टूरिज्म होते हैं। एक इंट्रा स्टेट टूरिज्म है, एक इंटर स्टेट टूरिज्म है, दूसरे प्रदेश से हमारे लोग आते हैं और तीसरे जो विदेश से आते हैं। वी हैव टू एंश्योर कि सभी प्रकार के पर्यटकों को यहाँ सेफ महसूस हो। उनको जो बेसिक सुविधाएं वो हम दे सकें। गौरतलब है कि पंकज कुमार इससे पहले बलिया, मुजफ्फरनगर, जालौन, बस्ती के भी डीएम रहे हैं, जबकि 2 बार एमडी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और विशेष सचिव बेसिक शिक्षा के पद पर भी रह चुके हैं। पर्यटन के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की बात कहने के साथ उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों से निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की अपील की है। डांस के चक्कर में दुल्हन किसी और की, सुनने में तो ये अजीब लगा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। मामला आगरा के थाना अछनेरा क्षेत्र का है, जहां दूल्हा एक लड़की के साथ डांस करने लगा, तभी दुल्हन को दूल्हे का डांस करना नागवार गुजारा हो गया। दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के शादी से इनकार करते ही घराती और बारातियों में जमकर लात घूंसे चले। दहेज को लेकर शादी टूटते तो सुनी होगी, लेकिन ये शादी टूटी है मस्त मौला दूल्हे के एक लड़की के साथ डांस करने को लेकर। मलपुरा क्षेत्र से बारात लेकर आया दूल्हा प्रदीप और बारात का जोरदार स्वागत भी किया गया। तभी डीजे पर दूल्हा लड़की के साथ डांस करने लगा। इसी बात पर दुल्हन नाराज हो गई और शादी से इनकार कर दिया और फिर देखते ही देखते बाराती और घरातियों में जमकर मारपीट हुई। बात डीजे के नाचने के चक्कर में ही लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी। क्या हुआ? उसमें हाथापाई हो गई। उसमें हाथापाई हो गई और उसमें बीच बचाव किया और बाराती फिर भाग गए। अब क्या लड़की वाले क्या कह रहे हैं? लड़की वाले कह रहे हैं कि अब बावन नहीं डाल रहे हैं। लड़की वाले मना कर रहे हैं, अब बावन नहीं डालने हैं, शादी की मना कर रहे हैं वे। बाराती और घरातियों के बीच जमकर मारपीट के बाद गांव में पंचायत भी लगी, लेकिन मामला नहीं बना और दूल्हे के पिता ने थाने में शिकायत कर दी और पुलिस ने दुल्हन के पिता और दादा को हिरासत में ले लिया।
वहीं दुल्हन वर्षा के पिता का आरोप है कि पहले वर पक्ष के लोगों ने मारपीट की थी, इसीलिए शादी नहीं होगी। वहीं वर पक्ष के लोगों का आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने सारा जेवर पहले ही ले लिया और लड़की की शादी कहीं और कर दी है। आपस में लड़की बच्चे बराती है, लड़की दोनों। कितने बजे बात करीब जी? करीब 8 बजे। फिर उसके बाद में फिर मैंने आगे हल्ला मचाया, भाई कैसे क्यों शांत किया है मामला। और ना मना कौन कर रहा है? लड़की वाले कर रहे हैं? लड़की वाले हाँ, नहीं लड़के वाले कर रहे हैं। जिन्होंने मारपीट करी है, आंख फोड़ दी है और मतलब ये काऊ को गले को मतलब घोंटा तो गले पे खुरचट आई है। लड़ाई हुई किस बात में? भैया जिस चीज मना वाले में क्या बात हुई? तुम भी तो लड़का वाले ने मारपीट करी है, लड़का वाले के द्वारा ही हुई है और कोई लड़का वाले ने करी है। लड़का वाले अगर न करते, लड़का वाले न करते तो मारपीट ही नहीं सकती। पूरी रात शादी को लेकर पंचायत और माफी मांगने का ड्रामा चलता रहा, लेकिन बात नहीं बनी और सुबह मालूम चला कि दुल्हन ने किसी और के साथ फेरे ले लिए और दुल्हे को अपनी जीवन साथी के बिना ही लौटना पड़ा। वहीं शादी कराने वाला बिचौलिया दुल्हन को कहीं और बेचकर दुल्हन के पिता पर शादी कराने का आरोप लगा रहा है। लड़की बेची है ना अपनी, अंत बेची है, पता ना पड़ रही, थांग लगा रहे हैं। लड़की रात के 2 बजे थे। अब कुछ आइडिया वाला कि लड़की किसी के संग भागी है या क्या? नहीं भाजी ना, लड़की ले गए लोग। कितने लोग ले गए? बताए 8-10 आदमी अचनेरा आ गई है। अब लड़की वाला क्या कह रहा है? लड़की वाला कर रहा, लड़की मैं ना ब्याह कर रहा हूँ। क्यों? पता ही ना पड़ रही है, झगड़ा हो बारात में, पैसा खा गया चक्कर ये झगड़े हो बहाना हो जाएगा बस। पुलिस ने दुल्हन के पिता और दादा को हिरासत में ले लिया है और दुल्हन की खोज की जा रही है। दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की बात भी कह रही है पुलिस, लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले में कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। ताजनगरी एक बार फिर आतंकी निशाने पर है। यही वजह है कि आगरा पुलिस ने सभी थानों पर आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। आईजी आशुतोष पांडे ने बताया कि इन आतंकियों की पहचान बताने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। ताजनगरी हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। ताजनगरी आगरा के थानों में अब आतंकियों के पोस्टर लगा दिए गए हैं। इन पर 10 लाख रुपए का इनाम भी है। इनका पता बताने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और नाम पता भी गोपनीय रखा जाएगा। पोस्टर में दिख रहे सभी आतंकवादी भारत में प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन के हैं, जो आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ये सभी देश के अपराधी हैं। आईजी जोन आगरा आशुतोष पांडे का कहना है कि किसी भी जानकारी को सभी स्तर पर दिखवाया जाता है, जांच कराई जाती है। इसमें ATS, STF और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट लगी हुई हैं। नहीं, जो नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, ये जो भी इस तरह की जो उनके यहाँ वांटेड हैं या जिनसे समझते हैं कि खतरा है, तो ऐसी सूची ये जारी करते हैं। और जो थानों पर जो पोस्टर ऐसे चस्पा किए गए हैं, तो इनको जो यहाँ की जो LI यूनिट है, जो थाने भी हैं, इसमें भी साक्ष्य संकलन करेंगे और जो भी सूचना, गोपनीय सूचना इकट्ठा करेंगे। और कोई ऐसी बात आती है, जो कोई इन्फॉर्मेशन, कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलता है, तो इसको शेयर करेंगे, ताकि अगर इस तरह के अपराधी कहीं हमारा लोकेशन इधर आसपास मिलता है तो हम इस पर कार्रवाई कर सकें। सजग समाज तो सुरक्षित ताज के लिए एक मंच पर आए कई सरकारी विभाग, जिन्होंने कमिश्नर प्रदीप भटनागर के आह्वान पर शिल्पग्राम में आयोजित कार्यक्रम में इस बात का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम अधिकारियों ने पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को उनके दायित्व समझाए और व्यक्तिगत तत्परता पर जोर दिया। आज आतंकवाद एक वैश्विक समस्या का रूप धारण कर चुका है। एक जहां आम जनमानस इसके निशाने पर है, तो वहीं राष्ट्रीय धरोहरों को भी इससे भारी खतरा बना रहता है। इसी गंभीर समस्या के निदान के लिए आज कई सरकारी विभागों ने आपसी तालमेल का परिचय दिया। शिल्पग्राम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिन्होंने सुरक्षा के लिहाज से सबके नैतिक दायित्वों का एहसास कराया, कमिश्नर प्रदीप भटनागर ने मौजूदा लोगों को इन धरोहरों की अहमियत बताई और उसमें हर आमो खास की महत्वपूर्ण भूमिका का बोध भी कराया। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भी उनकी पूरी बात का समर्थन किया। और साथ ही साथ जो वहाँ पर आ रहे हैं, जितने भी लोग रुक रहे हैं, उनका फोटो ID कार्ड लेके उनका वेरिफिकेशन कराना है। साइबर कैफे संचालक यदि यहाँ पर हैं तो वो भी आई कार्ड के साथ साथ उसको ज़रूर से चेक करें कि कौन किस डाइस पे जा रहा है, क्या चीज़ें हैं, जितने भी मानक हैं
और ख़ास तौर से जो बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं, संदिग्ध रह रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कराना, अब जो खुद के एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेरिफिकेशन कराना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर यदि ध्यान दिया जाए और किया जाए तो हम लोग काफ़ी क्राइम को रोकने में हमारा जो सिक्योरिटी इस मौके पर पर्यटन विभाग और औद्योगिक सुरक्षा बल के अलावा पुरातत्व विभाग के भी अफसरान मौजूद रहे, जिन्होंने पर्यटन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिहाज से भागीदारी सुनिश्चित की। ये ताजमहल हिंदुस्तान में हमको लगता है सबसे महफूज सुरक्षा व्यवस्था अगर किसी स्मारक का है तो वो ताजमहल का है। इसके रेड जोन में जहाँ CISF की चौकस सुरक्षा व्यवस्था है, वैसे ही येलो जोन में उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान भी मुस्तैदी से इसकी सुरक्षा करते हैं। इसके बावजूद सामाजिक रूप से इसकी चेतना फैलाई जाए और जन सामान्य को अगर इसके साथ में हम जोड़ के लाते हैं, पब्लिक को जोड़ते हैं, जितने वर्क फोर्स पुलिस फोर्स लगी हुई है वो हजारों गुना बढ़ जाती है। हजारों आंखें एक साथ काम करती है। जो टीवी इसके ताजमहल के येलो और रेड जोन में लगे चंद CCTV कैमरा नहीं कर सकते, वो हजारों आंखें वो काम कर सकती है। अन्य वक्ताओं ने भी स्थानीय नागरिकों के सहयोग से सुरक्षा व्यवस्था को अत्यंत प्रभावी बनाने की बात पर जोर दिया। उनके मुताबिक इससे शहरवासियों का स्मारक से सकारात्मक जुड़ाव और भी गहरा होगा, जबकि गाइडों, फोटोग्राफर और दुकानदारों के अलावा जिले के अग्रणी बैंक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अधिकृत बैंक का भी इस जागरूकता कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में सामने आना भी सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। थाना न्यू आगरा के करबला क्षेत्र में पैसे के लेन देन को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि शराब के नशे में धुत युवक ने जूता कारोबारी बबलू की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। शराब के नशे में उपजी छोटी सी कहासुनी से मामला इतना बढ़ा कि एक व्यक्ति की जान चली गई। ऐसा ही एक मामला आगरा के थाना न्यू आगरा के करबला इलाके का है, जहां के रहने वाले जूता कारीगर बबलू और उसके पड़ोसी युवक अनवर में शराब पीने के दौरान उधार में चंद रुपयों के लेन देन की वजह से झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें नशे में चूर अनवर ने गुस्से में बबलू को चाकुओं से गोदकर उसकी जान ले ली। बबलू की हत्या की सूचना जब उसके परिजनों को मिली तो उसके परिवार में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। बहरहाल हमारे समाज में इस तरह के वाकयों से समाज के गिरते स्तर के बारे में आईना दिखाई देता है, जिसमें चंद रुपयों और नशे के चलते किसी की भी जान आसानी से चली जाती है। मेरे पेट में दर्द था, मैं लैट्रिन करने हुआ था, तो मैं लैट्रिन करके लौट के जो आया था मेरे चाचा और एक लड़का और था, बस्ती गई, तो इन दोनों संग दारू पी है। दारू पीने के बाद जो वापस लौट गया तो मैं लैट्रिन अपने फ्रेश होकर नहीं आया, लौट के आया हूँ तो मेरे चाचा बोले अनवर तेरा पैसे पड़ेगा कुछ, तो मैंने चेक हो गया चाचा कि 50 रुपये दे दो, तो मैंने क्या के लिए क्या चाहिए, मेरे चाचा मेरे 20 रुपये पड़े हुए हैं, तो मैंने पैसे नहीं दिए थे, तो मैं चौराहा पाकर पड़े तो नहीं गया चौराहे पे, तो जब लौट गया तो मेरे चाचा वहाँ झगड़े पड़े हुए मिले नहीं। अब बिल्कुल नहीं मालूम पड़ी है और उनके आगे चक्कू रख दिया और पता नहीं क्या है, और चक्कू पर कोई निशान नहीं है, और उन्होंने मारने के बाद उनके हाथ में चक्कू रखा गया, चक्कू मारा, उनके चक्कू मारा, गोली नहीं मारी, चक्कू मारा, हाँ चक्कू मारा और यहाँ मारा सीने पे। बबलू सन ऑफ जहांगीर है जो कि 30 साल का है। ये थाना न्यू आगरा में करबला के पास मुगल रोड पे रहते थे। इनको चाकू मारा गया है और इनकी अस्पताल में लाते समय मृत्यु हो गई है। जो आरोपी है अनवर है, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। किन कारणों से ये हत्या हुई उसकी भी तस्दीक की जा रही है, किन वजहों से हत्या हुई है। पैसे के लेन देन को बता रहे हैं। अब वहाँ पे घटनास्थल पे बहुत चीज़ें देखने को मिली हैं कि वहाँ पे दारू की बोतल भी मिली है, उसके ढक्कन वगैरह मिले हैं, गिलास भी टूटे मिले हैं। तो वो विवेचना का विषय है कि किन उद्देश्य से, किस मोटिव से इसका मर्डर हुआ है, वो विवेचना में सम्मिलित होगा, क्योंकि हिरासत में आरोपी हमारे पास है तो उससे पूछताछ करके चीज़ें क्लियर कर ली जाएंगी। गाजियाबाद के नेशनल हाईवे पर लोहे से भरे ट्रक के पलटने पर उसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 2 छात्र शामिल हैं। मौके पर पहुंची गाजियाबाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाम खुलवाया। फिलहाल को हमारा पुलिस में सूचना मिला था 8:30 बजे आसपास, ऐसे साउंड में सूचना मिला कि एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद फौरन पूरा फोर्स हमारा फोर्स पहुंची, उसमें देखने पता चला अगर रोड क्रॉस करने के डिवाइडर का टूटा हुआ डिवाइडर के क्रॉस करने के समय एक साइकिल में जाने वाला बच्चे और दिल्ली की तरफ जाने वाला एक लोहा का ट्रक आए तो दोनों के बीच में टक्कर मार दी। उसके बाद लोहा का ट्रक पलट गया, उसके साथ उस पर एक मोटरसाइकिल से एक पाप और 2 बच्चे भी स्कूल जाने वाले बच्चे, सभी लोग ये तीनों सभी जाने के समय
ट्रक पड़ने की वजह से ये एक आदमी इधर घटनास्थल में एक आदमी मृत्यु होकर 2 हॉस्पिटल लेके गया था, वहाँ पे 2 लोग का मृत्यु का घोषित हुआ, 3 लोग अभी तक मृत्यु हुआ और बाकी 2 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 3 साल से आगरा जिले में तैनात 10 इंस्पेक्टरों का तबादला दूसरे जनपद में डीआईजी विजय सिंह मीणा द्वारा किया गया और अभी तक इन लोगों की जगह नई तैनातियां नहीं की गई हैं। डीआईजी विजय सिंह मीणा ने 10 इंस्पेक्टर्स का तबादला दूसरे जनपदों में किया है जो पिछले 3 साल से जिले में तैनात थे। जिन इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: उदयराज सिंह, बलबीर सिंह, रणवीर सिंह, अभय कुमार, ब्रजपाल सिंह, महावीर सिंह, ज्ञानेंद्र सिरोही, सुरेश पाल सिंह, मुनीश चंद और सुरेंद्र सिंह। अभी इनके स्थान पर नई तैनाती नहीं की गई है। झूठे शपथ पत्र दाखिल कराने वाले पेठा उद्यमियों के खिलाफ की जाएगी कठोर कार्यवाही, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आवंटित भूमि का दुरुपयोग किया है। एडीएम सिटी वीपी खरे ने बताया कि अदालती आदेश के मुताबिक शिफ्टिंग कराई जा रही है, जिनके संबंध में उद्यमियों की दलीलों पर कतई विचार नहीं किया जाएगा। बढ़ते प्रदूषण और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते पेठा उद्यमियों के विस्थापन पर जिला प्रशासन का खासा जोर है, जिनके खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है, मगर पेठा उद्यमियों को इससे कतई सरोकार नहीं। उनके मुताबिक प्रशासन कालिंदी विहार इलाके में इस नामचीन उद्योग को विस्थापित करना चाहता है, जिससे उद्यमी कोई इत्तेफाक नहीं रखते, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि कई पेठा उद्यमियों ने आवंटित जमीन पर घर बनवा लिए हैं और कई लोगों ने दूसरों को देकर उनका मिसयूज किया जा रहा है। ये यहाँ पे पेठा उद्योग शहर के अंदर जो है लोग अपना कर रहे हैं और जो ये उद्योग कर रहे हैं उसमें गंदगी बहुत ज्यादा फैला रहे हैं और प्लस प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया है कि प्रदूषण रहित होना चाहिए, कि पेठा उद्योग वाले अन्यत्र जगह की मांग कर रहे हैं या जगह चाह रहे हैं तो उसके लिए इंडस्ट्रीज को जीएम डीआईसी को कह दिया गया है और वे अपना चिन्हांकन करेंगे और आवश्यकता होगी तो ये उद्योग को अन्यत्र डिस्प्लेस करने की कार्रवाई भी करेंगे। प्रशासन का मानना है कि पेठे निर्माण के दौरान वेस्टेज नाले नालियों में प्रदूषण बढ़ाता है, जबकि भट्टियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण के जरिए ऐतिहासिक स्मारकों की शोभा बिगाड़ रहा है। ऐसे में कोर्ट के आदेश पर इनको शिफ्ट किया जाना जरूरी है और प्रशासन इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। प्रदूषित पेयजल की आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन ने जताई नाराजगी, जिसने जल संस्थान को पीने योग्य पानी की सप्लाई की हिदायत दी है। जिला प्रशासन के मुताबिक प्रदूषित पानी पीने से बीमारी भी फैल सकती है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दूषित पानी की सप्लाई की दिशा में जल संस्थान के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पर्यटन नगरी आगरा आज प्रदूषण की मार झेल रही है, जिसमें बढ़ते प्रदूषण ने तो शहर की दिनचर्या ही बिगाड़ दी है। अव्वल तो आधे शहर को पानी की समुचित सप्लाई नहीं मिल रही और जहाँ हो भी रही है वहाँ जनता उस पानी को पीने में लाचार है। प्रदूषित जलापूर्ति से महानगर की पब्लिक में भारी आक्रोश है। जिला प्रशासन भी इससे नावाकिफ नहीं है। प्रशासन के मुताबिक जन स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद गंभीर मसला है और इसके गंदे पानी की सप्लाई के लिए जल संस्थान पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जन सामान्य को जो भी रेजिडेंट आगरा के हैं उनको शुद्ध पानी मिलना चाहिए, पेयजल योग्य जो है पीने योग्य पानी मिलना चाहिए और इसके लिए जल संस्थान मतलब हर तरीके से कार्रवाई करेगा और यदि ये दूषित पानी उपलब्ध कराता है तो जल संस्थान के विरुद्ध भी कार्रवाई हो पाएगी। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि कुछ दूषित पानी किसी मोहल्ले में सप्लाई हो गया था और सैंपलिंग भी की गई है और उसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये बात अपनी जगह पे सही है कि जो भी पेयजल योग्य पानी है और उसी को जो है जल संस्थान सप्लाई करेगा और वही जो है पानी जन सामान्य को अवेलेबल है। बात प्रदूषण तक ही सीमित रहती तो गनीमत थी। शहरवासियों को जल संस्थान की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक और तो प्रदूषित पानी पीना पड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर उसका टैक्स भरने की लाचारी और मुंह चढ़ा रही है, जिसके लिए जल संस्थान बकायेदारों के घरों पर रिकवरी भेजकर वसूलने की तैयारी कर रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ताज न्यूज, बने रहिए हमारे साथ।
ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Gayatri Development presents Manhar Greenshire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. साई आशा प्रॉपर्टीज, एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडी अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। शहर के तमाम व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर चलेगा वन विभाग का डंडा, जिसमें फतेहाबाद शमशाबाद रोड पर इन्हें नोटिस भेजकर चेतावनी दी है। विभागीय अधिकारियों की माने तो ये वन संरक्षित मार्ग है, जिन पर निकास निकालने के लिए वन विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। वन विभाग वन संरचना अधिनियम 1080 के तहत फतेहाबाद शमशाबाद मार्ग पर विभागीय कार्यवाही का डंडा चलने जा रहा है, जिसमें इन मार्गों के किनारे बने सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अपने प्रतिष्ठानों के निकास द्वारा बनाने के लिए वन विभाग के द्वारा भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस कार्यवाही का पहला कदम विभाग ने सभी प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजकर उठा दिया है। साथ में चेतावनी भी दी है कि जो इस नोटिस को हल्के में लेगा या अनुमति लेने में देरी करेगा, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही भारत सरकार के द्वारा की जाएगी। किनारे जो इन्होंने अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान बना लिए हैं, जैसे होटल है या पेट्रोल पंप वगैरह है, तो इसलिए इनके निकाह आने जाने के जो मार्ग हैं वो उन्होंने हमारी रोड पर कर रखे हैं, और रोड पे जब कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एक वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान अगर हमारी राजकीय भूमि का उपयोग कर रहा है तो उसकी भारत सरकार से अनुमति लेनी होती है। फतेहाबाद शमशाबाद मार्ग पर तमाम होटल्स और पेट्रोल पंप स्वामियों ने अपनी व्यापार की दुकानें खोल रखी हैं, और शायद इसी वजह से इस मार्ग की कीमत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और ये क्षेत्र वन संरक्षित होने के बावजूद वन संरक्षित नहीं हो रहा है। इसीलिए वन विभाग ने भारत सरकार के सहयोग से इन सभी प्रतिष्ठानों के मालिकों को अनुमति लेने के नोटिस भेजे हैं, ताकि ये प्रतिष्ठान स्वामी अपने प्रतिष्ठानों को चलाने के लालच में वन विभाग के नियमों की अवहेलना न करें। ऐसा नहीं है कि विभाग ने ये नोटिस इन प्रतिष्ठान स्वामियों को पहली बार दिए हैं, पूर्व में भी ऐसे नोटिस विभाग द्वारा भेजे जा चुके हैं, जिस पर विभाग इस बार ऐसा नहीं होने की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि विभाग के इन नोटिसों का इस बार क्या असर होता है।
जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर के तबादले के विरोध में बैटरी चलित मयूर रिक्शा चालकों ने डीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इन चालकों का कहना था कि डीएम ने आगरा में विकास के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी सरकार ने अपना हित साधते हुए डीएम का ट्रांसफर करा दिया है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सपा सरकार हाय हाय के खूब नारे भी लगाए। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े बैटरी चालित मयूरी रिक्शा चालक डीएम के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर का ट्रांसफर आगरा से विशेष परिवहन सचिव के पद पर लखनऊ कर दिया गया है। डीएम के ट्रांसफर से मयूरी रिक्शा चालकों में बेहद आक्रोश है। रिक्शा चालक जिलाधिकारी के कार्यों को जमकर सराहना करते नजर आए। वहीं सपा सरकार पर रिक्शा चालकों ने मनमानी का आरोप भी लगाया है। जो डीएम साहब का ट्रांसफर किया सत्ता पक्ष ने, वो बहुत ही आगरा के लिए गलत किया है। आगरा में जो डीएम रहने चाहिए, जो आज है वही रहने चाहिए। जो आगरा को जो सुधारा है वो डीएम साहब ने सुधारा है। जो पर्यटक की व्यवस्था थी उन्होंने उसको भी बहुत अच्छा करवाया। ताजमहल की व्यवस्था सही किया। गरीब लोगों को हमेशा सहायता किया। हम ये मांग हमारी कि जो सत्ता पक्ष ने जो ट्रांसफर किया है डीएम साहब का, उनको आगरा में ही रोक दिया जाए। हम चाहते हैं कि देखिए डीएम साहब जिस तरह के हैं, जो पहली बार जो डीएम साहब हमारी नज़र में हमने महसूस किया कि पहली बार डीएम साहब इस तरह हमें मिले हैं आगरा को, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और इतना जनता को प्यार करते हैं। आगरे की समस्त जनता उनको चाहती है कि डीएम साहब यहाँ रहे। उनके तबादले के आप किसको दोषी मानते हैं? हम सत्ता पक्ष को दोषी मानते हैं। सत्ता पक्ष का हम हमेशा विरोध करेंगे। सत्ता पक्ष ने अच्छे और ईमानदार अधिकारियों को इसी तरह से भगाया है। जिलाधिकारी के ट्रांसफर का विरोध कर रहे मयूरी चालकों ने सपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बीते दिनों ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने मयूरी रिक्शा को एमजी रोड से बंद करा दिया था। तब डीएम जुहैर बिन सगीर ने दोबारा मयूरी रिक्शा के परिचालन की अनुमति दी। विरोध कर रहे मयूरी रिक्शा चालकों ने अपने मयूरी रिक्शा को डीएम आवास के बाहर खड़ा कर दिया था और प्रदर्शन के दौरान हाथों में डीएम के समर्थन की पट्टियां लेकर खूब नारेबाजी करते रहे। संभागीय परिवहन विभाग के परिसर में जिस तरह से दलालों ने कार्यालय में घुसकर एक विभागीय अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ हाथापाई भी की, इस घटना के बाद आरटीओ ओपी सिंह ने पुलिस प्रशासन से सभी दलालों को हटाने की मांग की है और सहयोग न करने पर हड़ताल करने की घोषणा भी कर दी है। आरटीओ आगरा ओपी सिंह ने पुलिस प्रशासन को सहयोग मांगने के साथ चेतावनी दी है कि संभागीय परिवहन विभाग के बाहर बैठे दलालों को विभागीय कार्यालय के सामने से जल्द हटाया जाए, क्योंकि टीपी नगर पुलिस चौकी विभाग के पास ही है। इसलिए विभाग के सामने दलालों को हटाकर पहरा भी लगाया जाए ताकि बाद में ये दलाल दोबारा अपनी जगह वापस न बैठ जाएं। आरटीओ आगरा ने कहा कि अगर पुलिस इन दलालों को विभाग के सामने से हटाने में हमारा सहयोग नहीं करेगी तो मजबूरन विभाग के अधिकारी कर्मचारी विभाग में हड़ताल करने को मजबूर होंगे। हमारा जिला प्रशासन बहुत सहयोग कर रहा है। जिला प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि जब तक पुलिस हमारा सहयोग नहीं करेगी यहाँ के दलाल नहीं हटेंगे। इन दलालों से हमारा कोई मतलब नहीं है। दलालों में अराजक तत्व हैं, आधे से ज़्यादा तो इसमें अराजक तत्व हैं जो ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, है ना। हम पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से फिर से अनुरोध करेंगे कि वो इस पर पीरियाडिकली हर सप्ताह, चूँकि पुलिस चौकी हमारे सामने है, उसको निर्देश दें कि वो तत्काल इनको हटाएं और लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई करते रहें। सोमवार शाम को हुई घटना से आरटीओ अधिकारी और कर्मचारी खुद को अपने ही विभाग में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर विभाग में गलत काम न करने पर दलालों द्वारा एक आरआई को जान से मारने की धमकी भी दी जा सकती है, तो आगामी समय में कोई भी और कभी भी विभागीय लोगों पर हावी होकर अपने हिसाब से काम करवा लेगा। इसलिए इस घटना पर जल्द ही कार्यवाही हो, दोषियों को सजा मिले और अवैध रूप से विभाग के सामने अपनी दुकान चलाने वाले दलालों को तुरंत वहां से हटाया जाए ताकि विभागीय अधिकारी कर्मचारी को सुरक्षित माहौल का एहसास हो। आरटीओ विभागीय की तरफ से पुलिस को सहयोग और चेतावनी दोनों मिल चुके हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस तरफ कब और कौन सा एक्शन ले पाती है। लोकदल मुखिया अजीत सिंह की रैली के बाद अब पार्टी की स्थानीय कार्यकारिणी भी दम दिखाने लगी है। पार्टी के जिलाध्यक्ष के मुताबिक लोकदल आगरा शहर और फतेहपुर सीकरी दोनों लोकसभा क्षेत्र से पूरी दमखम के साथ चुनाव में उतरेगी। सीकरी लोकसभा क्षेत्र को जाट बाहुल्य वोट बैंक का क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में लोकदल प्रत्याशी इस सीट पर सभी दलों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बीते दिनों राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया अजीत सिंह ने शहर के कोठी मीना बाजार में संकल्प रैली की थी। रैली को पार्टी के युवा चेहरा कहे जाने वाले छोटे चौधरी जयंत चौधरी ने भी संबोधित किया था। रैली में जुटी भीड़ के बाद पार्टी पदाधिकारियों में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। अब रालोद जिले की फतेहपुर सीकरी और आगरा शहर दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारना चाह रही है। पार्टी जिलाध्यक्ष के मुताबिक पार्टी स्तर पर तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं।
जल्द प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल ने पूरी तैयारी कर रखी है, फतेहपुर सीकरी लोकसभा से और आगरा से भी, दोनों पर हमारी तैयारियां हैं और इसलिए आज हम पूरा सामान भी जिला निर्वाचन आयोग यहाँ से ले जा रहे हैं और हमारी हर तरह से हमारी तैयारी चल रही है। जिला निर्वाचन कार्यालय में मतदाता सूची लेने आए पार्टी जिला अध्यक्ष के मुताबिक रैली के बाद पार्टी छोड़कर गए नेता भी दोबारा आने को तैयार हैं, जबकि जिला अध्यक्ष ने एक निर्वाचन कमेटी का गठन कर दिया है जो पार्टी को छोड़कर जाने के बाद पुनः वापसी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र को जाट बाहुल क्षेत्र माना जाता है, जिस पर राष्ट्रीय लोकदल की अच्छी पकड़ मानी जाती है। अब देखना ये होगा कि हैंडपंप का पानी जिले की जनता को चुनाव में कितना पसंद आता है। BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय फर्जी मार्कशीट प्रकरण में पुलिस जांच में 20 कर्मचारियों के नाम सामने आ रहे हैं। जांच अधिकारी ने विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार से इन आरोपी कर्मचारियों से पूछताछ की अनुमति मांगी है। मामले का पता चलने पर विश्वविद्यालय कर्मचारी में हड़कंप का माहौल रहा और हर कर्मचारी अपनी अपनी गर्दन बचाता नजर आया। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में इन दिनों फर्जी मार्कशीट प्रकरण को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। विश्वविद्यालय परिसर में दिन भर कर्मचारी अपना काम छोड़ फंसने और बचने का जोड़ तोड़ लगाते रहते हैं। बुधवार को उस समय और ज्यादा हड़कंप मच गया जब पुलिस जांच अधिकारी ने विश्वविद्यालय के 20 कर्मचारियों से पूछताछ की और अनुमति मांग ली। डिप्टी रजिस्ट्रार प्रभात रंजन के मुताबिक IO ने जाँच के लिए रजिस्ट्रार से विश्वविद्यालय के 20 कर्मचारियों से पूछताछ की अनुमति मांगी है। रजिस्ट्रार को पुलिस के IO ने उसके कर्मचारियों की 22 से 24 कर्मचारियों की एक सूची दिया था जी। इस सूची में उनका ये मांगा गया था कि इनके पते और मोबाइल नंबर दिए जी। तो IO क्या जांच कर रहे हैं इसकी जानकारी तो विश्वविद्यालय को नहीं है, लेकिन संभवतः जो गड़बड़ियाँ हैं विश्वविद्यालय में इससे संबंधित चीज़ें होंगी जी। तो इसी से संबंधित तो जब पूछने आए थे कि क्या मामला है, क्योंकि मामला पुलिस में विचाराधीन है, इसलिए हम लोग इस समय कोई बता नहीं सकते कुछ। करीब कितने कर्मचारियों का नाम आ रहा है? 22 से 24। सर्वप्रथम तो ये जो जांच चल रही है माननीय DR कह रहे हैं, तो पहले तो DR ही खुद ही बताएं कि उनका मतलब इस बड़े मामले में कौन। दूसरी नाम हम पूरे जितने भी लोगों के नाम हैं वो सब लोग प्रशासन के विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ या पुलिस प्रशासन के साथ जाँच के लिए तैयार है, पर उस पर जाँच करने से पहले ये निष्कर्ष पर पहुँचा जाए कि ये लिस्ट जो आई है उस पर कोई भी साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, किसके द्वारा विश्वविद्यालय को प्रोवाइड कराई गई, और अगर उसमें कोई साइनिंग अथॉरिटी है तो हमें पता तो लग जाए, हम अपनी बात को उनके सक्षम रखें और उनको बताएं कि इसमें तथ्य क्या है, क्योंकि इसमें ये लिस्ट ऐसा लगता है कोई साजिशतन किसी तरह से नाम बताए गए। कर्मचारियों के नाम फर्जी मार्कशीट प्रकरण में सामने आने पर कर्मचारी नेताओं ने DR से मुलाकात की। शिक्षणेतर कर्मचारी संघ के महासचिव अरविंद गुप्ता के मुताबिक इस मामले में आलाधिकारी भी दोषी हैं, जबकि पुलिस सिर्फ कर्मचारियों को फंसाना चाह रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि बीते दिनों विश्वविद्यालय के 40,000 फर्जी मार्कशीट एक छात्र नेता के घर से बरामद हुई थी। पुलिस ने विश्वविद्यालय कर्मचारी समेत 6 लोगों को मामले में जेल भेजा है। अब पुलिस अन्य दोषियों के खिलाफ सबूत जुटाने के प्रयास कर रही है। सरकार में आने के बाद मानो जैसे सभी कानून सत्ताधारी नेताओं के इशारे पर ही काम करते हैं और यही कारण है कि कानून और नियमों को ताक पर रखना इनकी आदत सी बन जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला आगरा के MG रोड पर, जहां पूरे मार्ग पर बिना अनुमति के सत्ताधारी नेताओं ने होर्डिंग्स लगा रखे हैं, जिसे अब निगम ने गंभीरता से लेते हुए नोटिस भेजने की कार्यवाही शुरू कर दी है। साथ ही अब ऐसे विज्ञापन कंपनियों की भी तलाश की जा रही है जो बिना इजाजत ही ऐसे बैनरों को प्रतिबंधित मार्ग में लगाने का काम कर रही है। ये है आगरा का MG रोड, जिसे नगर निगम ने पूरी तरह विज्ञापन निषेध मार्ग घोषित कर रखा है, लेकिन सत्ताधारी नेताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके चलते पार्टी के नेताओं ने ही इसे अपना पार्टी कार्यालय समझ इस पूरे रोड को विज्ञापनों से पाट दिया है। इसके बाद नगर निगम के विज्ञापन प्रभारी राजीव राठी ने कार्रवाई करने के उद्देश्य से पार्टी को करीब 1,24,000 रुपए का नोटिस भेजने की तैयारी की है। देखिए, समय समय पर नगर निगम ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो प्रतिबंधित क्षेत्र में होर्डिंग या फिर ऐसे विज्ञापन पट लगाते हैं जो पूर्णतः प्रतिबंधित है, नगर निगम उसे एक नोटिस देता है जो क्षतिपूर्ति के रूप में होता है। इस संबंध में भी नगर निगम ने एक नोटिस तैयार उसका किया है। 1,24,000 रुपया उस पर जो है वो अर्थदंड आरोपित किया है और ये भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन एडवर्टाइजर ऐसा है जो इस तरह की प्रतिबंधित क्षेत्र में होर्डिंग लगाने की पहल करता है और बल्लियों पर होर्डिंग लगाता है जो पूरे शहर में प्रतिबंधित है। गौरतलब है कि सरकार बनने के बाद से ही लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों पर कानून का माहौल उड़ाने
और नियमों को ताक पर रखने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि पार्टी मुखिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने समाजवादी नेताओं को समझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें बेकार जा रही हैं। देखना होगा कि क्या निगम का नोटिस इन्हें नियम कानून की इज्जत करना सिखा पाएगा या पार्टी के लोग ऐसे नोटिस की परवाह किए बगैर फिर नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। पिछले दिनों निगम द्वारा भेजे गए आगरा शहर के 3 मानियों में से 2 ने पैसे जमा करा दिए हैं, जबकि सत्ताधारी नेताओं का अभी तक कोई जवाब नहीं आया, जिसे लेकर निगम फिर से एक और नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। इस बार जवाब न आने पर निगम ऐसे प्रत्याशियों को पर्चा भरने से वंचित करा सकता है जिन पर निगम का बकाया है और जो सत्ता की हनक में नियमों को और कानूनों को धता बता रहे हैं। और जब वो उस पैसे को डिपॉजिट करा देंगे तभी उसको जो है वो क्लियरेंस मिल पाएगा। अगर आप चुनावों में अपना पर्चा भरने की सोच रहे हैं और बिना अनुमति के एमजी रोड सहित शहर में किसी जगह होर्डिंग बैनर लगाने की सोच रहे हैं तो जरा संभल जाएं, क्योंकि नगर निगम आपके संसद में जाने के सपने को तोड़ सकता है। अब नगर निगम होर्डिंग बैनर को लेकर बेहद गंभीर है। इसके बाद आप अपना पर्चा तब तक नहीं भर सकेंगे जब तक आप निगम के बकायेदार हैं, क्योंकि निगम अब अपनी बकाया राशि आपसे वहीं भरवाने की तैयारी कर रहा है जहां आप पर्चा भरने की सोच रहे हैं। इसमें 2 माननीयों द्वारा उसमें पैसा डिपॉजिट करा दिया गया है और अन्य जो है वो उसमें पैसा डिपॉजिट कराने की तरफ जो है वो लगातार वो ये कह रहे हैं कि हम कल या परसों उस पैसे को डिपॉजिट करा देंगे। अगर वो उस पैसे को डिपॉजिट नहीं कराते हैं तो फिर उसमें उसको वसूलने की कार्रवाई उनका जो चुनाव का वो है जो उसके वो होंगे जहां पर इनका पर्चा दाखिल होगा तो वहां पर उस कागज को उनके यहाँ भिजवाया जाएगा और जब वो उस पैसे को डिपॉजिट करा देंगे तभी उसको जो है वो क्लियरेंस मिल पाएगा। राजीव राठी ने बताया कि हमारे द्वारा भेजे गए 3 नोटिस में से 2 यानी सांसद सीमा उपाध्याय और विधायक नारायण सिंह सुमन ने नोटिस के बाद पैसा जमा करा दिया, लेकिन अभी प्रत्याशी सांसद सारिका बघेल ने अपना बकाया जमा नहीं किया, जिन पर अब कार्रवाई की तैयारी चल रही है। नारायण सिंह सुमन जी और सीमा उपाध्याय जी इन 2 लोगों ने पैसा इसमें डिपॉजिट करा दिया है और अन्य भी इसमें पैसा जमा कराने के लिए कह रहे हैं। आपको बता दें कि प्रत्याशी सांसद सारिका बघेल जो हाथरस से सांसद हैं और इस बार वो आगरा से चुनाव लड़ने जा रही हैं, शायद ये सत्ता की हनक ही है कि अभी तक उन्होंने निगम के नोटिस का जवाब नहीं दिया। देखना होगा कि कब तक वो अपना जवाब देती है। और जब वो उस पैसे को डिपॉजिट करा देंगे तभी उसको जो है वो क्लियरेंस मिल पाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ताज न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992।
श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहां पर उपलब्ध हैं। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। जनवरी से लेकर मार्च तक का समय आंखों के मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए अनुकूल माना जाता है। इसी वजह से जिला अस्पताल में हर सप्ताह 500 से लेकर 600 मरीजों के निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन हो रहे हैं। चिकित्सा अधीक्षक के मुताबिक बीते वर्ष 5000 से ज्यादा ऑपरेशन अस्पताल में हुए थे। जिला अंधता निवारण समिति के तत्वावधान में मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाते हैं। जिला अस्पताल में बैठे ये सैकड़ों बुजुर्ग अपनी डबडबाती आंखों से आंखों के ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। तभी जिला अस्पताल में हर सप्ताह 400 से 500 लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एस.सी. यादव के मुताबिक अब नई तकनीकी से ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिससे मौसम का कोई लेना देना नहीं। सीजन का कोई बहुत महत्व नहीं रहा है। जब से सुविधाएं लड़की और एसी की हो गई हैं तो पूरे साल ही होते हैं ऑपरेशन, लेकिन संख्यात्मक रूप से कम तो हो ही जाते हैं। और पूरी तरह से जो अभियान चलेगा वो मार्च तक तो अच्छा खासा चलेगा और केसेज होते रहेंगे। हमारे यहाँ बहुत अच्छे केस निकलते हैं। पिछली साल भी 3000 से ऊपर केस हुए थे और इस बार भी हम लक्षित हैं। डॉक्टर यादव के मुताबिक मोतियाबिंद का खतरा 50 वर्ष की आयु के बाद ज्यादा बढ़ जाता है। तकरीबन 70% बुजुर्गों में मोतियाबिंद की समस्या देखने को मिलती है। डॉक्टर्स के अनुसार मोतियाबिंद का ऑपरेशन शुरुआत में ही करा लेना चाहिए। असावधानी बरतने पर मोतियाबिंद की वजह से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में आगामी 7 फरवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में कई राज्यों की कंपनियां जिले भर के बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मुहैया कराएंगी। सरकारी नौकरी में सहायक के साथ साथ अब सेवा योजना कार्यालय बेरोजगारों को प्राइवेट नौकरी के लिए भी अवसर मुहैया करा रहा है। तो अभी लेटेस्ट 7 फरवरी को है, जिसमें 3 लोगों को बुलाया है। तो विशा सिक्योरिटी है, दूसरा शिव शक्ति बायोटेक कंपनी है और ये LIC है। तो फिलहाल 7 को है, बाकी और कंपनियों से भी बातचीत चल रही है। सर, ये रोजगार मेले का जो आयोजन होता है, इससे बेरोजगारों को कितनी हेल्प मिलती है सेवा योजना कार्यालय के माध्यम से? देखिए, जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में है उसका कई गुना ज़्यादा बच्चे इसमें एम्प्लॉयड होते हैं जी। उसकी उपयोगिता तो बहुत है जी, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब बहुत कम है और बहुत कम लोग लग रहे हैं जी।
और हर मेले में 25-50 बच्चे तो जा पाएंगे। सड़कों और गली मोहल्लों में दिन में जलने वाली लाइटों पर अब होगी कार्यवाही। जी हां, शासन के आदेश आने के बाद नगर निगम अब इसे लेकर गंभीर हो गया है, जिसके बाद अब निगम ने ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर लोकल स्तर से ही नहीं बल्कि शासन स्तर से ही कार्यवाही करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए नगर आयुक्त को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जानकारी अपर आयुक्त ने ताज न्यूज को दी। एक और जहां पूरे देश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा रहता है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी इसकी भारी कमी है। बावजूद इसके सरकारी मशीनरी सो कोई ध्यान नहीं दे रही, जिसे लेकर अब शासन से एक नया आदेश आया है, जिसमें बिजली की हो रही बर्बादी को रोकने के लिए नगर आयुक्तों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही इस आदेश में ये आदेश भी शामिल है कि जब तक नगर आयुक्त बिलों पर अपनी संस्तुति नहीं देते, तब तक बिजली के बिलों का भुगतान न किया जाए। इसमें नगर आयुक्तों की भी जिम्मेदारी तय हो गई है। अगर ऐसा होता पाया गया तो जिम्मेदार अधिकारी की सैलरी से 5,000 से 20,000 रुपए दंड स्वरूप वेतन से काटे जाएंगे। स्ट्रीट लाइट का प्रबंधन किया जाता है। कभी कभी ये देखने में आता है कि कहीं कुछ स्ट्रीट लाइट के दिन जल रही है, इसको विद्युत उपयोग होता है। इसको दृष्टि रखते हुए शासन ने ये निर्देश जारी किए हैं कि एक मुद्दा प्रयास किया जाए कि विद्युत स्ट्रीट लाइट करें, और इसके बाद भी उस पर नियंत्रण नहीं होता है तो उस नियंत्रण के लिए जो उसके जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर जुर्माने की शास्ति की व्यवस्था शासन ने की है। गौरतलब है कि शहर की स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था इतनी खराब है कि जहां ये लगी हुई हैं, वहां ये दिन और रात दोनों में जलती हैं, जबकि कई जगह इनके न होने से लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बार बार शिकायतें करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती और बिजली का दुरुपयोग होता रहता है, जिसे अब शासन ने गंभीरता से लिया है। देखना होगा सरकारी मशीनरी पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। अखिल भारतीय लोधी महासभा द्वारा माथुर वैश्य सभागार में आयोजित होने जा रहे सम्मान समारोह की तैयारियां पूरी होने पर कार्यक्रम के संयोजक लाल सिंह लोधी ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज जिले में अपना नेतृत्व तय करेगा और कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह को समस्याओं को लेकर मांग पत्र भी देगा, जिसे मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत कराने का प्रयास भी किया जाएगा। इसमें हम लोगों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूरे जिले से जो हमारे समाज के चुने गए जो प्रधानगण हैं, जो BDC हैं, वो सभी लोग आ रहे हैं। जो भी प्रमुख समाज सेवी सब उपस्थित रहेंगे कल, और जो प्रधानगण जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान समारोह होगा। इसमें जो मुख्य है हमारे जो पार्टी के कैबिनेट मंत्री माननीय राजा साहब, उनका भी सम्मान समारोह, क्योंकि उन्हीं के ही सहयोग से, उनके आशीर्वाद से जो क्षेत्र की समस्याएं, समाज की समस्याएं, उनका निदान हो रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के लिए हमारी कई 7-8 मांगें भी रखी गई हैं, जो माननीय मंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक दी जाएंगी। बड़ी खुशी की बात है कि जो नई पीढ़ी है, नौजवान लोधी समाज के जो यंग जनरेशन है, उन्होंने लोधी महासभा की तरफ से एक आयोजन किया गया है, जिसमें प्रमुख लोगों को बुलाया गया है। जिसमें प्रधान है, BDC हैं, पूर्व सरपंच हैं और मैन समाज की जो हस्तियां हैं वो इस समारोह में शिरकत करेंगी और वो नौजवानों को एक नई दिशा देने का काम करेंगी। ग्रामीण डाकघर अब होंगे हाईटेक। डाक विभाग अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थित डाकघरों को अपडेट कराने की तैयारी कर रहा है। विभाग सभी डाकघरों में डिवाइस के द्वारा इंटरनेट सुविधा देगा और कुछ जगहों पर लैपटॉप की सुविधा भी बांटेगा। भारतीय डाक विभाग अब ग्रामीण इलाकों में स्थित अपने डाकघरों को भी हाईटेक सुविधा देने जा रही है। विभाग ग्रामीण डाकघरों को इंटरनेट से चलाने की डिवाइस मुहैया कराएगा और जहां जरूरत होगी वहां लैपटॉप की व्यवस्था भी कराई जाएगी। विभाग के इस बदलाव से ग्रामीण इलाकों में स्थित डाकघरों को भी वही सुविधा मिल पाएगी जो कि शहरी डाकघरों को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी इसका अगला भाग, हमारा जो अगला दौर होगा वो रूरल ICT के लिए होगा और हमारे जो छोटे शाखा डाकघर कहलाते हैं, ग्रामीण शाखा डाकघर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आगरा मंडल में हमारे 262 शाखा डाकघर हैं। इसी तरह हमारे आगरा परिक्षेत्र के भी काफ़ी, मतलब 8 जिला के काफ़ी डाकघर हैं। तो उन डाकघरों में भी हम एक हैंडी डिवाइस देंगे। जिस तरीके से आप ये कह लीजिए कि जैसे UPSRTC की बसों में वो जो टिकट काटने वाली मशीन होती है, हैंडी हेल्ड डिवाइस, वो दी जाएगी और जो जिन शाखा डाकघरों में काम जाता है उनको लैपटॉप वगैरह भी दिए जाएंगे। भारतीय डाक अपने विभाग में प्रोजेक्ट एरो को ध्यान में रखकर काम कर रहा है। डाक विभाग भविष्य में अपने सभी डाकघरों को इंटरनेट की सुविधा से एक साथ जोड़ना चाहता है ताकि भविष्य में CSB की सुविधा से पहले विभागीय काम की देखरेख की जा सके और आगे एक एक करके सभी डाकघरों को माइग्रेट सुविधा में तब्दील किया जा सके और विभाग अपने ग्राहकों को डाक के साथ बैंक की सुविधा भी बेहतर ढंग से दे सके।
युवाओं के लिए वैलेंटाइन डे का क्या महत्व है, कंपनियों ने इसे पूरी गंभीरता से समझा है। युवाओं को एक तरफ जहां इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है, तो वहीं बाजार ने इस दिन को भुनाने की तैयारियां भी कर ली हैं। इस दिन का हमारी संस्कृति से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, इसलिए समय समय पर इसका विरोध भी होता आया है। बावजूद इस सब के बाजार में अच्छी ग्रोथ तो निश्चित रूप से आ जाती है। युवाओं के साथ साथ विक्रेता को भी इस दिन का इंतजार रहता है। इसी को देखते हुए मार्केट आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। क्या है, ये आ गया है पर वो शॉर्ट टाइम का है, पर लॉन्ग टर्म में ये इसी का है। क्या है कि हम आते हैं, ढूंढते हैं, चीज़ को याद करते हैं, फिर उसे याद आता है कि भाई ये आदमी इस टाइप का है, उसके लिए वो है, बेटी को देना है, किसी को देना है, दूर बैठे हैं, तो एक कार्ड आता है, तो एक तरह से एक संदेश आता है। और आप SMS करते हैं ना, तो वो कोई संदेश नहीं है, पड़ा एक फॉर्मेलिटी सी हो गई। वो सबसे बड़ी बात है कि मेमोरियल लॉन्ग टर्म के रिलेशन में जो हल्कापन आ रहा है, तो केवल इसीलिए हम एक दूसरे को टाइम नहीं देना चाहते। क्यों नहीं है पसंद, जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो आज भी कार्ड को देख के और पसंद करके भेजते हैं। संजय प्लेस स्थित एक गिफ्ट गैलरी के संचालक के अनुसार हर बार की तरह इस बार भी वैलेंटाइन डे के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स आए हुए हैं। मोबाइल युग में इसकी बिक्री काफी प्रभावित हुई है। बस साथ ही विक्रेताओं का कहना है कि इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोबाइल संदेश से ज्यादा ग्रीटिंग कार्ड देना ही पसंद करते हैं। इस कारण इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ऐसे कार्ड्स को लोग मेमोरी के तौर पर सालों तक संभाल कर रखते हैं। सालों बाद भी कोई कार्ड देखेगा तो निश्चित तौर पर ये दिन बाद में जरूर याद आएगा, जबकि मोबाइल में एक बार संदेश पढ़ने के बाद लोग डिलीट कर देते हैं। वैलेंटाइंस डे प्रपोज के लिए भी बाखूबी जाना जाता है। बिना फ्लावर्स के वो मुमकिन ही नहीं है। इसी को देखते हुए बाजार येलो व रेड फ्लावर्स से पट चुका है। येलो फ्लावर फ्रेंडशिप प्रपोज करने के लिए दिया जाता है, तो रेड फ्लावर प्यार का इजहार करने के लिए। इनकी जबरदस्त डिमांड भी रहती है। वैसे तो व्हाइट फ्लावर्स भी आते हैं, लेकिन उनकी डिमांड थोड़ी कम रहती है। एक सिंगल फ्लावर की कीमत 10 रुपए से लेकर 30 रुपए है। हृदय में उमंग की लहरें, उत्साह भरा माहौल और खुशनुमा रंग बिखेरती सुबह। बसंती रंग से नहाए सूरज ने दस्तक दी और दयालबाग 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया। प्रवेश द्वार से लेकर क्षेत्र की गलियों में भी पर्व की छटा माहौल को खुशनुमा कर रही थी। तो वहीं बसंत पंचमी का पावन दिन सत्संगियों के असीम उल्लास का गवाह बना। बसंतोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। दयालबाग में बसंत पंचमी पर बंदरवार, अल्पना, पीली झंडियां, फूल पत्तियों के तोरण द्वार से घरों को सजाया गया है। हर किसी पर बसंती उमंग छाई हुई है। राधानगर, स्वामी नगर, श्वेत नगर, गौशाला और विद्युत नगर में बने मकान और बगीचों में बसंत की छाप मिल रही है और ये रंग पंचमी तक चलेगा। बसंत पंचमी पर विशेष सत्संग का आयोजन हुआ। घरों की शोभा निहारते ही बन रही थी। बसंतोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। ये रंग पंचमी तक चलेगा। दयालबाग क्षेत्र पीले रंग में रंगा नजर आया। बसंत ऋतु के स्वागत में पूरा दयालबाग उमड़ पड़ा। प्रवेश द्वार से लेकर क्षेत्र की गलियों में भी पर्व की छटा माहौल को खुशनुमा कर रही है। रास्ते पर और घरों के सामने बनी रंगोली और अल्पना लुभा रही थी। सड़कों के किनारों पर और घरों के सामने लटक रहे पीले रंग में रंगे मिट्टी के छोटे कलश आकर्षित कर रहे थे। कहते हैं चॉकलेट एक बहुत ही मीठा व आसान रास्ता होता है अपने दिल की बात कहने का। यूँ तो चॉकलेट्स में ढेरों वैरायटीज आती हैं, बावजूद इसके हार्ट शेप चॉकलेट की डिमांड कुछ ज्यादा ही रहती है। इसी को देखते हुए बाजारों में बहुत प्रकार की चॉकलेट्स उपलब्ध हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगरा की ताजा तरीन खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, देखते रहिए ताज न्यूज। नमस्कार। ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।